प्यारे साथी, हम आ गए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 की मैथ शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम मस्त तरीकों से हम पढ़ेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम आज देखेंगे आज हम देखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, आज हम इसका पूरा परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं कह सकते हैं कि गिनती की वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि एकदम सिंपल भाषा में, अपने भाषा में अगर बोले तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास n इक्वल टू जैसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? दूसरा नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं ऐसी संख्या, एकदम मतलब सिंपल परिभाषा अगर देखें तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याओं वाली पूरी संख्या तो होंगी और प्लस उसमें उसके साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब हम अगर एक लाइन में अगर इसकी डिफिनीशंस देखें तो कह सकते हैं कि हम लिखवा दें कि प्राकृतिक संख्याएं पूरी तो होंगी और प्लस इसमें जीरो को और ऐड कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है हमारी। जैसे हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पास पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 10 चलती जाती हैं, अनंत तक ये भी होती है। ठीक है, अनंत तक होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा नंबर में हम जो आएगा हमारे पास देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, क्या होती है? ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं कि वे सभी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हों उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कहता है कि उसमें क्या हो, धनात्मक भी हो, धनात्मक संख्या भी हो तथा ऋणात्मक भी संख्या हो। ठीक है, मतलब धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक भी संख्या हो, वो संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे हमारे पास हम देखेंगे, हमारे पास अब हम देखेंगे जैसे हमारे पास ये हमने एक रेखा बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो, अब इस साइड हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 10 चलता जाएगा। ठीक है, इस साइड लिखेंगे +1 +2 +3 +4, ये भी इधर क्या डैश चलता जाएगा। अब यहां से इधर वाली जो संख्याएं होंगी, जीरो से जस्ट इस साइड वाली जो संख्याएं होंगी हमारे पास क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या। अब जीरो से जब इस साइड वाली पूरी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये हमारे पास पूर्णांक संख्या हो गई। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है,
इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, मतलब परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके। p बटा q के रूप में मतलब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 2/4 और 3/5, 6/7, ये सभी क्या होंगी, ये एक भिन्न भी होंगी, भिन्न के रूप में भी है, और इनको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम भिन्न भी कह सकते हैं और इसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। p बटा q के रूप में लिखी हुई है तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इसकी डिफिनेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास हम देखेंगे कौन कौन सी, जैसे हमारे पास आ जाएंगी 4/3, 2/3, 5/6, 6/7 डैश, ये सभी क्या है हमारे पास, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में क्या है, नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखेंगे ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जो हमारे पास संख्या आ जाएंगी, जैसे हम देखेंगे √3, √4, √5, ये सभी संख्याएं क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। इनको हम बटे के रूप में
नहीं लिख सकते, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम क्या है बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारे पास वास्तविक संख्याएं, क्या आएगा, अब हम इसको इरेज करके आगे लिखते हैं, ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज करेंगे, आप लोग हमारे साथ साथ क्या है लिखते भी चलो, ठीक है। नोट्स देखो, मुझे जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी हमको पूरी क्या चाहिए, नोट्स आप लोग मेरे साथियों अगर बना लोगे तो बहुत आनंद आएगा, समझ लो। आनंद नोट्स क्यों बनवा रहे हैं जानते हो, क्योंकि आप लोग कभी भी अगर भूलोगे, ये आपको हाई स्कूल में भी काम देगा, ठीक है। ये पूरा जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है, ये पूरा हाई स्कूल्स में काम देगा, क्योंकि हाई स्कूल्स में पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पूरा संख्याएं के बारे में आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो हम तुमको पूरी जानकारी देंगे, ठीक, लेकिन हमारे साथ साथ आपको क्या एक नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलना है, ठीक है। पूरा जो क्वेश्चन हल करवाएंगे उसकी नोट्स, और एक नोट्स, और जो हम परिभाषाएं लिखवाएंगे उसकी नोट्स, ठीक है। मेन पॉइंट की जो परिभाषाएं हैं उनको हम जब लिखवाएंगे उनकी उसकी पूरी नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग बना लेना, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम वास्तविक संख्याएं, क्या है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं की अगर से बात करें, इनमें दोनों, इनमें क्या है दोनों क्या आएंगी परिमेय, इनमें दोनों परिमेय या परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी हो शामिल हूं, संख्याएं भी शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब अगर हम जैसे एग्जांपल्स में अगर हम देखें, मतलब कहते हैं परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय भी संख्या इसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास √3 2/5 √5 0.5 और 4/6 √3 तो होगा, √7 लिख दो। ये सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। ये सभी संख्याएं हमारे वास्तविक संख्याएं होंगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारी इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को कैसे हल करवाएंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं, क्या देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं से कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। परिमेय संख्याएं से जो क्वेश्चंस पूछता है ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे किताब में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे पास पूछता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस लिखा है कि 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
अब 2/5 और 3/5 के बीच कहता है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी? 5 परिमेय संख्या। अगर मैं बता दूं आप लोगों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो इसमें जो है 2/5 और 3/5 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये बात को याद रखना। ठीक मेरे साथियों, तो यहाँ पास हम इसको हल करेंगे। हमारे पास 2/5 और कितना दिया है? 3/5। तो इसको हम हल करेंगे 2/5 गुणे 3/5, यहाँ भी गुणक चिन्ह। अब हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम अपने से मतलब 6/6 से हम क्या है, दोनों संख्याओं में 6/6 से गुणा करा देंगे, गुणा करा दिए। ठीक है, अब देखो 6/6 से गुणा कराएंगे, 2 छंग 12, 5 छक्का कितना होगा? 30। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3 छंग 18, 5 छक्का 30। यहाँ भी 20, यहाँ भी हर में 30 है और यहाँ भी हर में 30। ठीक है, तो हर समान है, तो इसको हम इधर न लिखकर हम बराबर यहाँ लिख दे, 6 18 और 5 छक्का 30, यह लिख दिए। अब कहता है कि 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी? 5 परिमेय संख्या। तो हमारे पास इसके बाद कौन सी संख्या आएंगी? हमारे पास 13/30, 14/30, 15/30, 16/30। ठीक है, और 17/30। ठीक, और आ जाएंगे 18 नहीं लेंगे क्योंकि 18 तो सेम ही है। 2 2 4 1 5, ये हमारे पास 5 परिमेय संख्या आ गई है। ठीक है, ये क्या आ गई है? 5 परिमेय संख्या है। इसको हम यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दे, इसके बराबर से यहाँ आगे लिख दे, 2 6 दूनी 12 और 5 छक्का 30, यहाँ लिख दे। ठीक है, ये हमारे पास ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हमने दिया, हम किया क्या कि हमारे पास क्वेश्चन दिया था, हर समान था। हर देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हर समान था, तो ऐसे क्वेश्चन हल हुआ। अब अगर हर ना समान हो तो उस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे? ठीक है, और देखते हैं अगले टॉपिक में। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, हमारे पास दिया है। ठीक है, 2/5 और 3 कितना? यहाँ 4 है, 3/4। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कि 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें देखो हर तो समान नहीं है, उसमें क्या था? अगला जो प्रश्न था उसमें हर समान था ना, ये दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखो 2 कितना है? 5 और कितना है? 3/4। अब यहाँ पास देखो 2/5 कितना है? 2/5। अब यहाँ पास अगर हम देखें, यहाँ भी कितना है? 3/4। यहाँ 2/5, यहाँ 3/4 है। ठीक है, अब यहाँ पास देखो ये जो 4 है यहाँ क्या है? गुणा हो जाएगा। ये जो 4 है यहाँ गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 गुणे 4, इसको हमने इसमें गुणा कर दिया, और ये जो 5 है इस संख्या में गुणा हो जाएगा। ये जो हर वाला अंक दिख रहा है 5, ये इसमें गुणा हो जाएगा, 5 गुणते 5, ऐसे कर लिए। ठीक है, अब करने के बाद हम करेंगे क्या कि देखो यहाँ 2 चौको 8, 5 चौक 20। ठीक है, अब 3 पचे 15/4 पंचे 20, ये आया। अब यहाँ पास हमको क्या ज्ञात करना है कि कहता है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 8/20 के आगे कौन सी संख्या आएंगी हमारे पास? 8/20 की 9/20, कामा 10/20, कामा 11/20, कामा 12/20, कामा इसके बाद आएंगी 13/20, कामा
14/20। ये हमारे पास संख्या आएंगी 2 2 4 2 6, हमने 6 निकाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक। हमने 6 परिमेय संख्या लिख दी, ठीक। अब 5 पूछे, हमने 6 लिख दिया, कोई बात नहीं, सही है फिर भी, ठीक है। एक क्वेश्चंस को हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी हमारे पास प्रश्न में जब दिखेगा तो हम क्वेश्चनों को ऐसे हल करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे। अब हम अगला देखेंगे टॉपिक्स हमारे पास क्या है कि प्रश्न हमारे पास लिखा है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है √2 को। अब √2 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, ठीक है, ये हम अब देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पास हमारे पास है कि कहता है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है √2 को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक संख्या रेखा होनी चाहिए, ठीक है। हमने एक खींचा एक संख्या रेखा, ठीक है। आपको किस चीज की जरूरत होगी, देखो आपको एक स्केल्स की जरूरत होगी, एक पटरी स्केल देखिए, ठीक है, और आपको एक पेंसिल की जरूरत होगी, और एक आपको चांदा जो आता है, चांदा, ठीक है, चांदा जानते ही है, चांदा की, ठीक है, और एक कंपास की, कंपास मतलब जिसको बोलते हैं एक सुइया, ठीक है, उसको जरूरत होगी। उसी से सेम अच्छे से आप लोग निकाल बनाना, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको पटरी पेंसिल से बनाना है। अब यहाँ पास हम देखेंगे, यहाँ पास पॉइंट पर हमारे पास 0 होगा। अब हम पटरी से स्केल से जब नापेंगे ना तो हम पूरा पूरा क्या लेंगे, 1 इंच लेंगे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे हम बना लेंगे, इधर भी उसी तरह नाप के, ठीक है, क्योंकि पटरी में जब हम बनाएंगे तो हमारे पास एकदम क्लियर से बनेगा, ठीक। तो ये हमारे इस साइड हमारे पास क्या रहेगा, +1 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 ऐसे हमने बनाया। अब यहाँ पास बोल दिया संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास एक है, यहां से सिर्फ अपने पटरी से हम एकदम पटरी से एकदम 1 इंच लेंगे, कितना, 1 इंच, ठीक है। अब यहाँ लेने के बाद अब ये जो 0 वाला हमारे पास है, यहां से हम पटरी से क्या है मिला देंगे, यहाँ इसको हम मिला देंगे, ठीक है, एकदम आसानी से मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद लेकिन आप लोग थोड़ा ले लेना, मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक, क्लियर दिखे। आप लोग इसे बड़ा बना लेना, देखो मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप लोग पटरी पेंसिल से नाप के बनाना, मैं इसे बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। हमने ये पूरा 1 इंच लेंगे, कितना, 1 इंच, ठीक है, ये हमने लिया, लेकिन हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये हमारे पास जाएगा ऐसे, ठीक, ऐसे गया। अब यहीं से हम चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे हमारे पास B, इस पॉइंट को C दे देंगे, ठीक है, ठीक, ऐसे हमने दिया। आप लोग बनाना थोड़ा अच्छा से बनेगा पटरी पेंसिल से, इसलिए मुझे हम बनाए मार्कर से थोड़ा अच्छा कम बना, ठीक है, आप लोग बना लेना। तो अब देखो यहाँ OB किसके बराबर हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा √2। अब यहाँ पास देखो हमारे पास OB बराबर है CB के या BC के बराबर है, OB और BC या BC या CB, ठीक है, बराबर हुआ। अब यहाँ पास देखो OC के, देखो OB बराबर है, OB बराबर किसके बराबर होगा, OC के, सॉरी यहाँ किसके बराबर होगा, OC के, यहाँ हो जाएगा OC के बराबर हो जाएगा, OC के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पास आपके मतलब दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ डायरेक्ट बता दियो √2 निकाल दिए, लेकिन इसको कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ 2 प्रूव कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखो आप लोग पढ़े होंगे
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का एक जो होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आप लोग पढ़े हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है हमारे पास, कौन सा फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम रखेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की क्या 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम देखेंगे कर्ण, कर्ण हमारे पास है जो यहाँ से यहाँ तक ये दिया, ये √2 ही है, ठीक है। अब देखो कर्ण हमारे पास क्या है? ओ बी, क्या है हमारे पास कर्ण? ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार की अगर हम बात करें कितना है आधार, हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आधार यही होता है, और ए वाला इधर वाला जो चीज है हमारे पास, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है, जो पैरेलल लाइन हमारे पास दिख रहा है, क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। तो आधार हमारे पास यहाँ से ये 0 से 1 चला, या 0 से 1, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच हमारे पास कितना है? 1, कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? यहां से यहां तक गया 1 इंच गया, तो 1 लंब होगा। अब यहाँ पास देखो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास देखो ओ बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पास कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पास देखो हमारे पास ये जो ओ बी है, अगर हम इसको हम ऐसे लिखना चाहें, ओ बी का स्क्वायर रूट में बराबर हम कर सकते हैं, रूट में 2 कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज एक पोर्शन एक समय ऐसा आएगा कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओ बी बराबर बचेगा √2। ओ बी बराबर बचेगा हमारे पास √2। अगर ये चीज नहीं दिख रहा है, इसको हम इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो ओ बी का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आया? 2। तो अगर हम इसको √रूट देखें तो ओ बी का पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ओ बी बराबर हमारे पास आया √2। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास पूरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके आगे हम और देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार है क्या, ठीक है। तो दशमलव प्रसार में हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कितना? 7/8। दूसरा हमारे पास है 10/3, और तीसरा क्वेश्चन है √2। इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखो हमारे पास दशमलव प्रसार हम सीखेंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसे होगा, ठीक। तो अगर हमने यहाँ देखा 8 का भाग 7 में दिलाएं, तो कितने बार जाएगा हमारे पास? क्या बार जाएगा? अर्थात जाएगा नहीं तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा, मतलब 0 बढ़ाए हमने, यहाँ भी एक 0 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पास देखो हमारे पास 8 दशमलव लगाए, 0 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ कितने बार जाएगा? देखो 8 छंग 48, 8 7 56, 8 टाई 64, 8 बार जाएगा। यह आएगा 64, और घटा दो कितना आएगा? 10 में से 4 गए 6, यहाँ आएगा जी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पास कितना है? 0 हम अपने फिर से बढ़ाएंगे। अब 8 5 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 7 बार 8 7 56, एक घट जाएगा हमारे पास, कितना आएगा? 4, यहाँ कट के 0, और फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे,
तो फिर ये कितने बार जाएगा हमारे पास, 8 5 40, 5 बार। मतलब ये पूरा क्या है, एक समय ऐसा है पूरा हमारे पास क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पास जो हमारे पास जो यहाँ आया, इसका हमने भाग दिया 0.875 और कुछ समथिंग इसी तरह मतलब कुछ अलग अलग क्या नंबर्स आते रहेंगे, इसमें अलग अलग नंबर आएंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, यहां लिख देते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे शांत दशमलव। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे की संख्या हमारे पास क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहाँ पास आएंगे, हमारे पास दिया है 3 का भाग अगर 10 में दिलाएंगे तो कितने बार जाएगा। यहाँ पास देखो 3 चौक बार, सॉरी 3 का 3, 3 दून 6, 3 त्रिक क्या 9, 3 बार जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। अब घटाएंगे 1 आएगा, फिर हम क्या दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 त्रिक क्या 9, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 3 बार गया तो फिर 9 आया। फिर ये मतलब ये क्या है, हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारे पास शेष फल है क्या, एक एक बचता हुआ चला गया, शेष फल हमारे पास 1 आया, तो वही संख्या हमारे पास रिपीटेड हो रही है। यहाँ पास देखो 3.33 यहाँ हमारे पास इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पास लिख दो हमारे पास 3.33 ये चला जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम देखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको देखेंगे, हमारे पास ये जो रूट में दिया है, क्या है, रूट में लिखा हुआ है। तो हम अगर इसका यहाँ 2 है, यहाँ करेंगे 1 अर्थात प्लस का 1, तो 1 बार जाएगा, 1 घट के कितने आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास, मतलब ये इसी तरह का बार 1 बार गया तो दशमलव लग जाए, 1.414, ये क्या इसी तरह ही बढ़ता जाएगा। इसको जब हल करेंगे इसी तरह हमारे पास बढ़ता जाएगा, तो इसका जो हमारे पास मान आएगा 1.414, ये इसी तरह बढ़ता जाएगा √2 का मान। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास आया संख्या, यहाँ पास हमने देखा कि 1.414 और कुछ संख्या हमारे पास क्या है, रिपीटेड संख्या नहीं हो रही है। ठीक, यहाँ फिर कोई प्रकार की संख्या रिपीटेड नहीं हो रही है, तो यहाँ पास हम इसको हम क्या बोलेंगे, इस रूप में कोई लिखा है तो इसको बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति। इसे क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास दशमलव प्रसार हमने देख लिया। ठीक है, पहला और दूसरा हमने, तीसरा, तीनों को अच्छे से क्या है, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे एक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहीं पास हम अपनी आज क्लास समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो जितना मैंने पूरा आपको बेसिक पूरा चीज, एक एक चीज मैंने बताया। ठीक है, एक एक चीज डिस्कस किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, तो हम कल से अब अगली टॉपिक्स हम जो लेकर आएंगे उसमें प्रश्नावली के सवाल रहेंगे। ठीक है, उसमें हम प्रश्नावली के सवाल टॉपिक बाय टॉपिक्स कराएंगे। ठीक है आप लोगों को। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।